डिवोर्स होता है तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया होता है? एक लॉयर को पता चलता है कि सामने वाला लॉयर जीत रहा है, तो उस समय क्या उसकी मेंटलिटी होती है या क्या माइंड में चल रहा होता है? देखो, कोई भी नया बंदा अगर लॉ कर रहा है वो ये चाहता है कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप पेशेंट रहें। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, इसको करते रहो। डिटैच रहोगे केस से, उतना ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो। खुद ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप ऑब्जेक्टिवली सोच नहीं पाओगे उस चीज़ में। ये ऐसा काम है कि अगर लोग आप पे विश्वास करते हैं तो ही आपके पास आएंगे। वो ट्रस्ट फैक्टर बनाने में टाइम लगता है। कोई सबसे बिगेस्ट चैलेंज आया हो आपकी इस फील्ड में, इस लाइन में? लॉ में बिगेस्ट चैलेंज तो क्या है कि हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो है एडवोकेट एस यादव सर, जो पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे मिलके हमने देखा कि एक लॉयर का क्या माइंडसेट रहता है ड्यूरिंग केस, या वो किस टाइप से अपने एक केस को स्टडी करने की देखता है और लोगों के रिलेटेड कई चीज़ों के बारे में समझा। तो उनसे मिलके हमें ये भी पता चला है कि एक लॉयर कितना हम्बल होता है। सो ही इज जीनियस, इंटेलिजेंट, डाउन टू अर्थ, हम्बल। ही इज सुपर पर्सन, सो वॉचिंग दिस एपिसोड। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी सही हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे सवाल है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लॉ का प्रोसेस क्या होता है? मतलब जैसे ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर एलएलबी होती है, उसको देखो, लॉ का ऐसा है कि आपके पास दो तरीके हैं जी एडवोकेट बनने के लिए बेसिकली ना। आप 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो, जैसे मैंने किया था, जो 5 साल में हो जाता है, जिसमें आपको BA LLB की डिग्री अवार्ड की जाती है जी। उसमें भी फिर कई वेरिएशंस हैं। कोई यूनिवर्सिटी BCom LLB करवा रही है, कोई BSc LLB भी करवा रही है। अभी रिसेंटली BTech LLB भी शुरू हुआ है, जो टेक कंपनीज़ में लीगल एडवाइज़र्स के लिए स्पेशल कोर्स उन्होंने डिज़ाइन किया है। वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हरियाणा में तो नहीं है इतनी यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स की, पर पुणे में और महाराष्ट्र में काफ़ी हैं। उसके अलावा आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करें 3 साल, उसके बाद आप 3 साल LLB कर सकते हैं। और LLB में एडमिशन 90% जगहों पे तो एंट्रेंस बेसिस पे ही होता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो कॉलेजेस का भी एंट्रेंस तो होता ही है। तो आपने करी तो उस समय एंट्रेंस बेस पे होता है? हाँ, तब जब मैंने करी तब हर यूनिवर्सिटी का अलग एंट्रेंस होता था। उसके बाद बीच में हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी हुआ था। अभी प्रेजेंटली तो मैं टच में नहीं हूँ कि क्या प्रोसीजर हो रहा है, अभी किस हिसाब से एडमिशन हो रहे हैं। बट जब मैंने किया था तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक टेस्ट होता था। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपको उसका टेस्ट देना पड़ेगा, उसके फिर मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आप लॉ के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? लॉ के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग, देखो वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, जो डे टू डे हम देखते हैं। बट अगर कोई एक चीज़ को पिक करना कोई बोले तो मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि जो हमारा प्रोफेशन है वो मोनोटोनस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि काम पे जाना है, रोज़ वही काम करना है और घर आ जाना है, क्योंकि रोज़ एक अलग केस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। हर केस के अलग फैक्ट्स होते हैं, बिल्कुल सेम तो केसेस बहुत कम ही होते हैं, ठीक है। और हर रोज़ आप अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ लॉ से डील करते हो, और डिफरेंट वॉक्स ऑफ वे से लोग आते हैं आपके पास ना। मतलब कभी कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से, किसी का क्या बैकग्राउंड है, किसी का क्या बैकग्राउंड है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग लोगों से और अलग अलग चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एक केस को फाइल कैसे किया जाता है। तो केस का ऐसा होता है कि हम जो भी आपका प्रॉब्लम है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका जो केस है वो किस कोर्ट में डलेगा। जैसे आप बेसिकली हायरार्की ऑफ कोर्ट्स देखेंगे तो मोटा मोटा तौर पे लोअर जो जुडिशरी है उसमें सिविल और क्रिमिनल 2 ही स्ट्रीम होते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं वो फिर अलग हो गया, उनका अलग ही सिस्टम है। उसमें क्या है कि ये जो आपके तहसीलदार हैं या SDM है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, वो इनको जुरिस्डिक्शन है, उसका जुरिस्डिक्शन है, वो कोर्ट्स को नहीं है, उनका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है रेवेन्यू में। बाकी सिविल और क्रिमिनल में तो क्या है कि जो स्टेट केसेस होते हैं, जो आप कोई क्रिमिनल कोई भी क्राइम कर देता है तो उसके खिलाफ तो स्टेट जो है वो प्रोसिक्यूट करता है, उसका सिस्टम अलग होता है, उस पर फाइलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, स्टेट अपने आप फाइल करता है सब कुछ। सिविल में आपको फाइल करना होता है अपना केस, तो उसका प्रोसीजर बेसिकली ये होता है कि आप पहले केस ड्राफ्ट करेंगे और हर कोर्ट में एक फाइलिंग काउंटर होता है, आप उसमें अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करा देंगे, फिर वहाँ से वो फाइल जाएगी। उसमें भी फिर डिवीज़न है कि अगर आपका जुरिस्डिक्शन के और सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है वो,
कि अगर आपका सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा है और जुरिस्डिक्शन है वो अपर कोर्ट्स को है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज को है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाएगी, फिर वो असाइन करेंगे, अपने पास रखेंगे या किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में भेजेंगे। और अगर लोअर कोर्ट का मामला है, सिविल जज के जुरिस्डिक्शन का मामला है, तो आप सिविल जज सीनियर डिवीज़न हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, उनके कोर्ट में जाएगी, वो या तो अपने पास रिटेन कर लेंगे या किसी और अपने फेलो सिविल जज को, सीनियर या जूनियर डिवीज़न को असाइन कर देंगे। इसके अंदर हम दो बातें सुनते हैं, एक होता है सेक्शन इसके तहत ये लगता है और एक होता है आर्टिकल। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्शन और आर्टिकल में डिफरेंस ये है कि जो आर्टिकल है, जो भी फंडामेंटल लॉ होते हैं ना, मतलब फंडामेंटल लॉ आप कंट्री का फंडामेंटल लॉ मान लीजिए, या कोई भी ऐसा लॉ जिस पे बाकी लॉज बेस्ड होते हैं, उस फंडामेंटल लॉ को जब हम वो करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि एक साथ तो सारा आप कोई एक नंबरिंग, कोई एक इंडेक्सिंग में तो आपको जाना पड़ेगा ना, तो जो भी फंडामेंटल लॉ होता है उसको डिवीज़न जो करते हैं उसमें हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। और जो भी लॉज उन पे बेस्ड हैं उनमें सेक्शंस का यूज़ होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्टिकल 21, जैसे हम राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। इसके ऊपर आपके कितने सारे लॉज बेस्ड हैं। आप अपना इंडियन पीनल कोड देखेंगे तो वो बेसिकली राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बना है ना, तो उस पर एक आर्टिकल पे बेस्ड कितने सारे लॉज। तो केस फाइल हो गया, उसके बाद कैसे डिसाइड होता है कि ये केस इस जज के पास जाएगा? भी लेवल ऑफ जुरिस्डिक्शन का आपका सब्जेक्ट मैटर है, वहाँ पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जिनका काम असाइनमेंट का होता है, तो वो उसमें भी जैसे क्या होता है कि अलग अलग जज होंगे नंबर्स ऑफ, तो ये केस इस जज के पास ही जाएगा या इस वो असाइनमेंट जो है उनका ऑफिसर्स ही करते हैं। जैसे सिविल जज सीनियर डिवीज़न जो होते हैं उनको असाइनमेंट की पावर होती है, तो बाकी फेलो जजेस को, अपने सबऑर्डिनेट्स को भी और कलीग्स को भी जैसे भी केस जो भी असाइन करना है उस हिसाब से होता है। सिविल में वो असाइन करते हैं, क्रिमिनल में एक मोटा मोटी क्या होता है कि एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन बांट लेते हैं। जैसे इस पुलिस स्टेशन का अगर रिलेटेड कोई क्रिमिनल केस है या कोई आपकी प्राइवेट कंप्लेंट है, तो जिसके पास उस पुलिस स्टेशन के एरिया का जुरिस्डिक्शन है ज़्यादातर उन्हीं के पास वो असाइन होंगे। अब हम टीवी में ये सुनते हैं कि इतने बेंच के जज ने ये स्टेटमेंट दी या इतने के, तो वो बेंच बनाता कौन है? वो ही बनाते हैं। बेंच जो है वो हायर जुडिशरी में, तो मोटा मोटी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको ये डिस्क्रिशन होता है कि वो डिविजनल बेंच डिसाइड करें, और क्योंकि वही रोस्टर के मास्टर होते हैं अपने कोर्ट में कि कौन सा मैटर किसके पास लगेगा रोस्टर के में अंदर, वो वही डिसाइड करते हैं, तो उनका ही डिस्क्रिशनरी पावर है। तो उसका क्या प्रोसेस होता है जब आदमी खुद का केस खुद ही लड़ता है? खुद का केस खुद ही लड़ता है, अगर इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो एडवोकेट्स एक्ट में सेक्शन 32 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी अपना केस खुद रिप्रेजेंट कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि ही इज़ वेल इक्विप्ड टू रिप्रेजेंट हिज ओन केस। बट करना नहीं चाहिए। अगर आप लॉयर नहीं हैं, एडवोकेट नहीं हैं, तो यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम दैट। आप बेहतर यही होगा कि अच्छा कोई काउंसिल अपना अपॉइंट करें, ठीक है। अगर कोई फाइनेंशियल रीजंस की वजह से आप खुद से काउंसिल नहीं एंगेज कर पा रहे हैं, तो बहुत से सिस्टम ऐसे हैं, जैसे लीगल सर्विसेज के अंडर आपको गवर्नमेंट जो है वो एक काउंसिल असाइन कर देगी, वो सिविल, आइदर सिविल और क्रिमिनल आप कर सकते हैं। तो फिर आप कब बेल जब करवाते हैं, जब लॉयर को ले जाते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? बेल का प्रोसेस ऐसा रहता है कि आप अगर किसी भी मामले में अक्यूज़्ड बना दिए जाएं, अगर एफआईआर में आपको अक्यूज़ बनाया है पुलिस ने किसी भी इंफॉर्मेशन के बेस पे, अगर आपकी अरेस्ट नहीं हुई है तो उससे पहले तक तो आप एंटिसिपेटरी बेल करवा सकते हैं। तो आप लॉयर एंगेज कीजिए, एंटिसिपेटरी बेल मूव कीजिए, आपने जो भी ऑफेंस में आपको अक्यूज़ किया गया है उसके हिसाब से वो बेल ड्राफ्ट हो जाएगी, और आप उसके लिए एंटिसिपेटरी बेल के लिए आप प्रे कर सकते हैं। अगर वो ग्रांट नहीं होती है तो ये होता है कि या तो कोर्ट ही इंस्ट्रक्ट कर देता है कि भाई आप जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, अरेस्ट कीजिए, उसके बाद आपको बेल कंसिडर करेंगे। उसके बाद रेगुलर बेल होती है, वो आप कस्टडी में जाने के बाद मूव कर सकते हैं कभी भी कि मुझे जो भी
केस में एक्यूज बनाया गया है, वो मेरे ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं, तो ये मेरे ऊपर बनते नहीं हैं, तो मुझे बेल की रिलीफ दी जाए। इसमें यार बेल में ये बहुत मोटा, मतलब बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, ये इतना शॉर्ट है नहीं। तो शॉर्ट में अगर इसका मैं जवाब दूँ तो बेल के लिए आप 2 तरीके से जा सकते हैं। एंटिसिपेटरी, जब तक आप अरेस्ट नहीं हुए, और जब आप अरेस्ट हो जाते हैं उसके बाद आप रेगुलर बेल मूव कर सकते हैं। एंटिसिपेटरी बेल में आप, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में नहीं है, तो आप अपना लॉयर एंगेज आराम से कर सकते हैं। कस्टडी में जाने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मोस्टली तो है रिलेटिव्स और घर वाले आके कोई भी काउंसिल को एंगेज करते हैं और फिर वो बेल मूव करता है। पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं हमें पावर ऑफ अटॉर्नी पे, तो अंडर कस्टडी किसी आदमी की बेल लगानी है तो जेल से उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आनी पड़ती है। तो लॉयर को परमिशन होती है कि जाके वो ला? देखो, लॉयर को परमिशन होती है, जेल में विजिटेशन आवर्स होते हैं लॉयर्स के लिए ना, फैमिली के लिए विजिटेशन भी होता है, वैसे लॉयर के लिए भी आप विज़िट करके और मिल के आ सकते हैं। बाकी तो जो फैमिली विज़िट करने जाती है वही साइन करवा के ले आते हैं पावर ऑफ अटॉर्नीज तो। और कुछ लॉयर्स हैं जो जाते भी हैं जेल में, अपने क्लाइंट से मिलते भी हैं, और वो तो ईच टू हिज ओन, मतलब जो भी जैसे काम करना चाहे वो कर सकते हैं। जो LLB होती है इसके अंदर भी फर्दर अलग अलग टाइप की होती है, जैसे क्रिमिनल हो गई। देखो, LLB तो बेसिक है, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ पढ़ाई जाती है जी। स्पेशलाइजेशन अगर आपको करनी है तो आपको मास्टर्स करनी चाहिए। वो अनलाइक एनी सब्जेक्ट, जैसे आप अभी जो भी कोर्स कर रहे हो तो आपका भी एक बेसिक आपको समझा देंगे, पढ़ा देंगे ग्रेजुएशन लेवल में। अगर आपको उसमें एडवांस जाना है या कोई एक स्ट्रीम में ही जाना है तो आपको उसके स्पेसिफिक आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, है ना। जैसे एग्ज़ाम्पल हम किसी और स्ट्रीम से लें तो हम डॉक्टर्स का एग्ज़ाम्पल अगर ले लें तो MBBS क्या है, वो बेसिक आपको पढ़ा देते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड और एनाटॉमी से रिलेटेड और सर्जरी से रिलेटेड। बट फिर उसके बाद फर्दर आप मास्टर्स करते हैं तब आपको अलग अलग स्ट्रीम डिवाइड होती है, फिर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन भी होती है, वैसे ही लॉ में भी है। क्या कभी क्लाइंट लॉयर के सामने झूठ बोलता है, या मतलब अपने आप को क्लीन दिखाने के लिए, ऐसा कभी हुआ है? वो तो होता है, मतलब हर आदमी का साइकी अलग होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑनेस्टली बता देते हैं कि ये हो गई गड़बड़ और अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ लोग छुपाते भी हैं, फिर वो जो छुपाते हैं वो फिर उसी हिसाब से भुगतना ही पड़ता है उनको। कोई सबसे क्रेजी केस आपने देखा हो या आपके फ्रेंड उनके पास आया हो? क्रेजी तो नहीं कह सकते, पर मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग केस हमारे पास आया था, जो वो केस तो नहीं आया, बेसिकली वो लीगल एडवाइस लेने आए थे। उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, पर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ डिस्कस करना ठीक नहीं है उनके, क्योंकि वो उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी। कोई केस आता है तो आप कहाँ से शुरुआत करते हो उसको? डिपेंड करता है ना केस किस चीज़ का है। अगर क्रिमिनल केस है तो उस दिन क्या हुआ था, है ना, ऑफेंस कमिट होने से पहले से लेकर बाद तक जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो क्या कह रहे हैं। और अगर कोई सिविल केस है तो किस डॉक्यूमेंट के बेस पे आप केस कर रहे हो, किस चीज़ को आप चैलेंज कर रहे हो, क्या रिलीफ आप सीख कर रहे हो, ये सब कलेक्टिवली देख के फिर उसके हिसाब से एक लाइन ऑफ प्रोसिक्यूशन या लाइन ऑफ डिफेंस बनाई जाती है क्रिमिनल में। और सिविल में लाइन ऑफ वो भी वैसे तो प्लेंटिफ की तरफ से और डिफेंडेंट की तरफ से होता है, तो उसमें भी आपके पार्टी के स्पेसिफिक उस हिसाब से आप अपना स्टैंड लेते हो पूरे फैक्ट्स को जानने के बाद, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं वो केस स्पेसिफिक होते हैं। लॉ तो क्या है कि कुछ तो किताबों में डिफाइंड है, जो कहीं लूप होल है या कहीं एम्बिग्यूटी है वो टाइम टू टाइम पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग्स से दूर हो जाती है, तो वो तो आपके पास है। उससे अलग आपके पास नई चीज़ जो आ रही है वो सामने वाले के केस के फैक्ट्स आ रहे हैं, तो आप उनको पहले अच्छे से समझ के और फिर प्रोसीड करेंगे तो थोड़ा इजी काम रह जाता है। कोई सबसे बिगेस्ट चैलेंज आया हो आपकी इस फील्ड में, इस लाइन में? लॉ में बिगेस्ट चैलेंज तो क्या है कि आपको पेशेंट रहना पड़ता है बहुत, है ना, क्योंकि ये दूसरे प्रोफेशंस की तरह नहीं है कि आपने काम शुरू कर दिया और डे वन से आप सैलरी ड्रॉ कर रहे हो या डे वन से आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत धीरे धीरे चलती है वकालत। एकदम से तो मैजिक तो होता नहीं, क्योंकि
ये ऐसा काम है कि अगर लोग आप पे विश्वास करते हैं तो ही आपके पास आएंगे। वो ट्रस्ट फैक्टर बनाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंट रहना पड़ता है। एक लॉयर को पता चलता है कि सामने वाला लॉयर जीत रहा है, तो उस समय क्या उसकी मेंटलिटी होती है या क्या माइंड में चल रहा होता है? देखो यार, लॉ में ना ऐसा नहीं है कि मतलब जीतना इम्पोर्टेंट है या हार गए तो ये हो गया वो हो गया। इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा जॉब क्या है? बेसिकली हमारा जॉब ये है कि आपका जो भी वर्जन है जो आप हमारे पास लेके आए हो, सपोर्टेड विद योर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना। और अल्टीमेटली जस्टिस तो कोर्ट ने देना है, हमारा काम है उस जस्टिस तक पहुंचने में कोर्ट की मदद करना। तो हार जीत वाली बात नहीं होती है हमारे काम में ना। और जो समझदार लोग होते हैं वो ज़्यादा दिल पे भी नहीं लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि यू विन सम यू लूज सम। तो इसके अंदर ऐसा भी होता है कि आपको पहले पता चल गया कि आपकी जिसकी तरफ से आप केस लड़ रहे हो उसकी गिल्टी है, तो हाँ। तो उस समय क्या मेंटलिटी या क्या स्टेप रहते हैं? हमारा काम जस्टिस करना नहीं है। अगर हम जज हों तो हमारी साइकी अलग होगी, क्योंकि हमें फिर जस्टिस डिलीवर करना है ना। सोसाइटी में ऐसा काम फिर से ना हो, इस हिसाब से जस्टिस डिलीवर करना है, ठीक है। अगर गिल्टी भी है तो हमारा काम तो ये है कि उसकी बात कोर्ट तक पहुंचा दी जाए, उसको डिफेंड करें टिल द लास्ट मोमेंट। तो हम तो अपना काम करते हैं बस। आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो? है ना, केस आते हैं तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि कई बार नींद भी उड़ा देता होगा। स्ट्रेस तो यार मैनेज हो जाता है, मतलब क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है थोड़ा ना, कि कोर्ट का काम कोर्ट में ही छोड़ के आओ, घर मत लेके आओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम ही वहीं करके आओ, पर ये है कि वहाँ का जो आपका स्ट्रेस या टेंशन या जो भी है उसको वहीं आप छोड़ करके फिर अपना आराम से घर आओ। और जो भी केस प्रिपेयर भी आप करते हो, जिस टाइम पे आप केस प्रिपेयर कर रहे हो बस उस टाइम पे उसको देख लो और उसके बाद उसके बारे में भूल जाओ। मैं आई डोंट नो बाकी लोग कैसे करते हैं, बाकी मेरा तो हो जाता है मैनेज, ऐसी कोई ख़ास दिक्कत आती नहीं। वो पर्सनल अटैचमेंट नहीं होती ना केसेस से। आप जितना डिटैच्ड रहोगे केस से उतना ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो। खुद ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप ऑब्जेक्टिवली सोच नहीं पाओगे उस चीज़ में। आपके पास किस टाइप के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं? पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या सिविल? कॉमन मैन ही आता है यार अल्टीमेटली। तो कोर्ट में वो आदमी आता है जो करंटली किसी मतलब फंसा हुआ है, किसी चिंता में फंसा हुआ है, किसी दुविधा में है, तो कॉमन मैन ही ज़्यादा आते हैं। पॉलिटिशियंस भी आते हैं बट इतना नहीं है, क्योंकि उनका वॉक ऑफ लाइफ अलग है, उनके इतने डिस्प्यूट्स भी नहीं होते हैं। और क्रिमिनल्स तो जैसे कि जो पॉलिटिशियन होते हैं और बिजनेसमैन आते हैं वो बेसिकली एडवाइस के लिए ही आते हैं। पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन भाई अभी तो इतने आ नहीं रहे हमारे पास, क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली इतना टाइम हमें प्रैक्टिस करते हुआ नहीं है। 8 साल मतलब इट्स नॉट सच अ बिग टाइम कि आपके पास बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा हैं। ओकेजनली कभी आ भी जाते हैं या बात कहीं मिल जाते हैं, कुछ पूछ भी लेते हैं, तो ठीक है, मतलब इतना फ्रीक्वेंट नहीं है उनका आना जाना। बिजनेसमैन आते हैं, बिजनेसमैन जैसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, मीडियम स्केल बिजनेसेस हैं जो सिटी में और टाउन में ऑपरेट करते हैं, वो तो आते ही रहते हैं। उनके तो केसेस हम डील भी करते हैं। तो वो केसेस किस टाइप के होते हैं? किसी उनका यार बेसिक कंसर्न मतलब या तो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाता है कभी, या कोई अगर बिजनेसमैन है तो ट्रेडमार्क का इशू हो जाता है उनका, तो उस पर जो भी उनको एडवाइस चाहिए होती है, जो भी लिटिगेशन करना होता है उनके बिहाफ पे, वो हम कर लेते हैं। जब लॉयर को कोई एडवाइस की ज़रूरत होती है तो वो किसके पास जाता है? किताबों की। तब आपको किसी पर्सन से डिस्कस करना हो तो आप अपने सीनियर लॉयर के पास जाएंगे या किस टाइप से करेंगे? देखो, बेस्ट एडवाइस और बेस्ट आपको अगर आउटकम चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। आप किसी पे भी ज़्यादातर मतलब टाइम तक डिपेंड रह नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये भी एक तरह का बिजनेस ही है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का। तो अपना ट्रेड सीक्रेट कोई दूसरे आदमी को क्यों बताए, है ना। तो जितना आप खुद से मेहनत करके कोई चीज़ ढूंढ लोगे उतना बेहतर है, क्योंकि वो आगे तक फिर सॉर्टेड हो जाता है आपके लिए। क्या लॉयर क्लेवर होते हैं? क्लेवर तो यार होना ही पड़ता है। क्लेवर भी होते हैं, श्रूड भी होते हैं थोड़े से,
ज़्यादा सीधे साधे लोग लॉयर बन नहीं पाते ना ज़्यादा बढ़िया से, क्योंकि क्लाइंट भी सब तरह के आते हैं, तो यू हैव टू बी स्मार्ट, क्लेवर, थोड़ा सा श्रूड होना पड़ता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका काम क्या होता है? काफ़ी सारे काम होते हैं यार, एडमिनिस्ट्रेटिव भी बहुत से काम होते हैं, और बेसिकली तो वो क्या है, एक बीकन है, एक सिंबल है देश के अंदर कि भाई लॉ इज़ फेयर, है ना, और रूल ऑफ लॉ जो है वो देश में एस्टैब्लिश्ड है, और कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी अगर सब्सटेंटिव क्वेश्चन आता है, तो कोई भी अगर लूप होल है या कोई ऐसा सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसके रिगार्डिंग कोई भी एम्बिग्विटी है, तो सब उनकी तरफ ही देखते हैं अल्टीमेटली। हाईएस्ट वो है, पोजीशन है लॉ के। कोई बुक आप बताना चाहें कि ये पढ़नी चाहिए कि जिससे कि बेसिक लॉ की नॉलेज बंदे को आए और उसे पता रहे कि ये उसके कानून हैं? देखो, सबसे बेसिक तो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ें आप, है ना, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इंडिया में लॉ जो है वो किस हिसाब से हमने बनाया है या किस हिसाब से हमने अपने ऊपर लागू किया है, ठीक है, क्योंकि वो सिटीजन्स ने ही अपने ऊपर लागू किया है, प्रीएम्बल में लिखा भी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सबसे बेसिक तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी कमेंट्रीज़ हैं यार, मतलब कोई एक आध तो है नहीं, बहुत सारी, आप लॉ की बहुत सी बुक्स आती हैं। आप अपने लेवल के हिसाब से, लेवल इन द सेंस कि आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, किस लेवल ऑफ राइटिंग में कंफर्टेबल हैं, आप वो देखें, उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको क्या पढ़ना है। पर बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए लॉ के सिस्टम की पूरे की, तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिक है। अलग अलग लैंग्वेज आती है इन द सेंस कि मतलब लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी होता है ना लॉ, जैसे हिंदी में भी बुक आती है लॉ की, है ना, जैसे उसको ब्रीफ करके भी समझाया जाता है। वो तो कमेंट्री होगी, वो तो अलग अलग राइटर्स हैं, वो अपनी अपनी कमेंट्रीज देते हैं, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन भी करते हैं। पर बेसिक जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको समझ में आएगा। आइडिया ऑफ इंडिया जो है, रूल ऑफ लॉ जो है, वो वहीं से। और जो ट्रांसलेशंस हैं, जैसे हिंदी में है और तमिल तेलुगु में भी है, हर जगह का अलग वो होता है लैंग्वेज के हिसाब से ना। जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें सब लॉज जो हैं ट्रांसलेट होते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में आप वर्नैक्युलर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लोअर कोर्ट्स में आप हिंदी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले यहाँ उर्दू में प्रैक्टिस करते थे, जिसमें आप स्क्रिप्ट भी अरेबिक ही लिखते थे। अभी वो तो काफ़ी बंद हो गया है, लगभग क्या बंद ही हो गया है यहाँ पे, क्योंकि उर्दू बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लिखने वाले बहुत कम हैं, है ना। और अब जो यंग जो जजेस भी आ रहे हैं, तो उर्दू की कोई ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं है, स्कूल में भी उर्दू बहुत कम जगहों पे पढ़ाया जाता है। यहाँ इस एरिया में तो मेरे ख्याल से कोई पढ़ाता भी नहीं है, तो इस हिसाब से इस एरिया में उर्दू का चलन थोड़ा कम हो गया है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। आपके रोल मॉडल कौन है जिससे कि आप इंस्पायर हो? बहुत लोग इंस्पायर करते हैं यार, जो भी आदमी मेहनत करके काम कर रहा है वो इंस्पायरिंग ही है। हमारा आउटलुक उसके प्रति कैसा है उस पर डिपेंड करता है ना। तो ऐसे किसी एक आदमी को तो रोल मॉडल बता नहीं सकते। बाकी हमारे लाइन में अगर मैं कहूँ कि मतलब लीगल प्रोफेशन में अगर रोल मॉडल मैं किसी को मानता हूँ तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिस इज़ ट्रू कि लॉ हाईएस्ट पेइंग जॉब है? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब इससे भी हाई पेइंग जॉब्स हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो तब तो सीन ही अलग है ना। वहाँ में और लोअर जो कोर्ट्स हैं उनमें दिन और रात का फ़र्क है, फीस में भी और उनके जॉब में भी। क्योंकि यहाँ क्या है, हमें ट्रायल शुरू से आखिर तक खुद करनी है, उनको ट्रायल वगैरह सब हुआ मिलता है, उनको सिर्फ अपील में रिप्रेजेंट करना है। और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मैटर अगर जाता है तो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर ऑफ ग्रेव इम्पॉर्टेंस है तो ही वो सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करती है, फ्रिवलेस चीज़ों को एंटरटेन नहीं करती। तो हाईएस्ट पेइंग तो नहीं कह सकते, बट
वन ऑफ हाई पेइंग जॉब्स हम कह सकते हैं। हाईएस्ट तो और भी हैं, मतलब लॉ से ज़्यादा पैसा भी लोग बना रहे हैं और काम करके। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है? देखो, कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले तो डिग्री चाहिए। डिग्री के बाद आपको एनरोल करवाना पड़ेगा जिस भी स्टेट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ की बार काउंसिल के पास। उसके बाद अभी एक सेंट्रल एग्ज़ाम होने लग गया है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के नाम से, AIBE। आपको उसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। वहाँ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। फिर आप जिस भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ आप एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कीजिए। उसकी कुछ भी फ़ीस होती है, वो वहाँ की बार काउंसिल डिसाइड करती है। आप उस काउंसिल के या एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बार एसोसिएशन या काउंसिल के मेंबर हों, है ना, पर एक एसोसिएशन से एसोसिएटेड रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो लगभग सभी जो हैं एनरोल करने के बाद ही प्रैक्टिस करते हैं बार एसोसिएशन। और वो पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? दोबारा तो पेपर तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, मैंडेटरी हो गया है वो ना। अच्छा। पहले ऐसा कोई एग्ज़ाम था नहीं, उसके बाद से ये जब से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ है ये पेपर पास करना कंपलसरी होता है, पर इसको पास ही करना होता है, मतलब इसमें कोई मेरिट नहीं बनती है। जो भी पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ले लेता है वो क्वालिफाई कर जाता है, वो प्रैक्टिस के लिए एलिजिबल है। और हाँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए तो ऐसा है कि एक्सपीरियंस ऐसा कुछ मैंडेटरी तो नहीं है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैंडेटरी तो नहीं है। बाकी प्रेफरेंशियल ये रहता है कि आप एक बार ट्रायल कोर्ट देख के और फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव करें, क्योंकि मेन जो एविडेंसेस हैं, जो टेस्टिमनीज विटनेसेस देते हैं आके, वो मेन कोर काम जो है वो ट्रायल स्टेज पे ही होता है, ऊपर बहुत कम होता है। किसी आप लॉयर को ज्वाइन कर लें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऑफिस में काम सीखें और फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, या खुद के चैम्बर्स शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ये चैम्बर्स लेते हैं तो इनके भी कोई कॉस्ट होती है या? चैम्बर्स का हर जगह का अलग सिस्टम है भाई। कुछ जगह पे ये है कि बार एसोसिएशन ने लैंड परचेज़ की हुई है गवर्नमेंट से, है ना, और उस लैंड के ऊपर चैम्बर्स बने हैं और बार एसोसिएशन ने उनको ऑक्शन किया है या अलॉट किया है, वो बार एसोसिएशन डिसाइड करती है। कुछ जगह पे लीज पे सरकार से जगह ले रखी है, तो वो हर जगह का अलग अलग हिसाब है। और कुछ हाई कोर्ट्स में चैम्बर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको पर आवर बेसिस पे रेंटल भी मिल जाते हैं, जो सबके लिए एक्सेसिबल होते हैं, जो भी बार काउंसिल के मेंबर हैं, कि वो अगर प्राइवेटली अपने क्लाइंट से मिलना चाहते हैं तो वहाँ मिल सकते हैं। आपने अभी बताया कि बार मेंबर बन जाओ तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, तो किस टाइप के फ़ायदे होते हैं उसमें? देखो, किसी भी यूनियन को ज्वाइन करने का फ़ायदा होता है कि आप सेम वॉक ऑफ लाइफ के लोग अगर मिलके एक यूनियन बनाते हो तो उसका जो भी फ़ायदा होता है वो फ़ायदा बार काउंसिल मेंबर बन के, बार एसोसिएशन मेंबर। उसके अलावा जैसे बार काउंसिल है वो इंश्योर करती है कि अगर कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो आपको कुछ हेल्प कर दी जाए, फाइनेंशियल हेल्प कर दी जाए, है ना। उसके अलावा आपके वेलफेयर के लिए भी काफ़ी स्कीम्स जो हैं वो चलाती है बार काउंसिल, आप उनको अवेल कर सकते हो। बाय चांस कोर्ट में लॉयर नहीं पहुंच पाता एक तरफ का, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? देखो, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है कि अगर किसी केस में लॉयर नहीं पहुंच पा रहा है किसी डेट पे, तो वो क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप बेंच से जज साहब से रिक्वेस्ट कर लें कि आज मेरे काउंसिल है नहीं, तो आज की प्रोसीडिंग को एडजर्न करके फर्दर कोई भी डेट आप दे दें। प्रैक्टिकली तो यही होता है। अब उसमें क्या है, वो कोर्ट की मर्ज़ी है, वो चाहें तो एडवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं, वो चाहें तो फर्दर डेट भी एडजर्न करके फर्दर डेट भी दे सकते हैं। बाकी 99% केसेस में तो फर्दर डेट दे देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका जॉब भी जो है वो जस्टिस डिलीवर करना है। तो वो इतना मतलब ये रश नहीं रहता कि आज ही डिलीवर करना है एक डेट से। वो किस टाइप से डिसाइड होता है कि अब इतने टाइम पीरियड के बाद
आपकी डेट मिलेगी? वो तो यार कैलेंडर होता है जजेस का ना, उसका फिक्स होता है कि मतलब उनकी कॉज लिस्ट होती है कि एक दिन में इतने क्रिमिनल और इतने सिविल केसेस जो हैं वो टेकअप करेंगे और उस पर डिसीजन जो भी जिस भी स्टेज पे वो होगा उस स्टेज की कार्रवाई होगी। क्योंकि रोज़ तो ऐसा नहीं है कि सारे केसेस ही आर्ग्यूमेंट पे लगते हैं, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रायल जो होती है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ केस जो होता है उस पर रहते हैं। तो वो अपना कैलेंडर अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि भाई मैं एक दिन में कितनी चीज़ें, कितने केसेस हैंडल कर सकता हूँ, उस हिसाब से वो कर देते हैं। ये सवाल जो है इसका एग्जैक्ट जवाब तो आपको कोई जज दे सकता है कि कैसे डिसाइड होता है। कोई नया लॉ आता है तो आप कहाँ से उसको पढ़ते हो? देखो अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो कोई भी नया लॉ जो आता है, जो भी गैजेट नोटिफिकेशन नोटिफाई होती है, वो नोटिफाई होते ही पब्लिक डोमेन में आ जाता है ना। अभी तो राज्यसभा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स भी आप टीवी पे देख सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। बाकी डिफरेंट पब्लिकेशन हाउसेज हैं जो लॉ से रिलेटेड किताबें छापते हैं, तो जैसे ही कोई नया लॉ आता है वो अपना बुक्स जो हैं वो प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलेट कर देते हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हो आराम से, वो एक्सेसिबल होता है, आप आराम से मिल जाएगा। एक लॉ इस टाइप का भी है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि जैसे पेरेंट्स ने बच्चे को ज़मीन दी और वो बच्चा उन पेरेंट्स को निकाल देता है घर से, तो अब वो पेरेंट्स कोर्ट में जाके बोल सकता है कि हाँ कि उसको ज़मीन दी उसने और उसने घर से बाहर निकाल दिया, तो वो ज़मीन वापस पेरेंट्स के नाम हो सकती है। हाँ, ऐसा एक्ट है वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स करके है, वो यहाँ रखा भी होगा मेरे पास ना। उसमें बेसिकली क्या है, सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए बनाया है वो। उसमें अगर आपने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी है और फिर वो आपको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मेंटेनेंस आपको नहीं दे रहे हैं, आपको देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आपने जो ज़मीन उनको दी है उस ट्रांसफ़र को आप कैंसिल करवा के रिवोक कर सकते हो और उनसे मंथली मेंटेनेंस भी ले सकते हो कि भाई मैंने तुम्हें सारी ज़िंदगी पढ़ाया लिखाया पढ़ा है, अब मेरे हाथ पैर काम नहीं करते तो मुझे भी भाई भत्ता चाहिए महीने का, मेरा काम कैसे चले। डिवोर्स होता है तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया होता है? देखो डिवोर्स के ना सेट ग्राउंड्स हैं लॉ में। जो डिवोर्स है वो रिलीजन स्पेसिफिक लॉ हैं, ये बेसिकली ये पर्सनल लॉज के अंदर आता है, मैरिज डिवोर्स सक्सेशन। तो हर धर्म के लिए अलग से एक्ट बना रखा है। जैसे जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें हिंदूज़ के अलावा बुद्ध भी हैं, सिख्स भी हैं। वैसे क्रिश्चियंस का एक अलग मैरिज का लॉ है, जो इस्लाम फॉलो करते हैं उनके लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग से है ना। तो उसमें स्पेसिफिक ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स दे रखे हैं कि इन ग्राउंड्स पे ही आपको डिवोर्स ग्रांट होगा। तो वो ग्राउंड्स में से अगर कोई ग्राउंड्स आप एस्टैब्लिश कोर्ट के आगे कर देते हो कि मुझे इस ग्राउंड पे डिवोर्स चाहिए और ये जो ग्राउंड है वो केस के जो भी फैक्चुअल मैट्रिक्स हैं उसके अंदर प्रूव हो रहा है, वो कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर देगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। आप आदमी हो या औरत हो, वो डजंट मैटर। तो फिर हर केस में डिवोर्स ग्रांट कर दिया तो जो हस्बैंड है वो वाइफ को एक मंथली पैसे देगा ही देगा ना, नहीं होता? नहीं, देखो वाइफ जो है वो मंथली मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है टिल द टाइम शी इज़ योर वाइफ। जब आपका डिवोर्स हो गया तो वो वाइफ तो है नहीं, तो मंथली मेंटेनेंस उसके बाद नहीं होता है। बट एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, जब डिवोर्स कोर्ट ग्रांट करता है तो एक जो है फिक्स एलिमनी अमाउंट डिपेंडिंग ऑन योर केसेस फैक्ट्स के वे आपके केस के फैक्ट क्या हैं, आपकी इनकम सोर्स कितनी है, उस हिसाब से एक एलिमनी कोर्ट फिक्स कर देता है। वो परमानेंट एलिमनी, वो फाइनल फुल एंड फाइनल वो होती है एलिमनी, बस आप वो दे दो, उसके बाद कोई मेंटेनेंस नहीं। उसके बाद बच्चों का मेंटेनेंस, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस कोर्ट में इतने ही लॉयर्स बैठ सकते हैं या कितने भी नंबर्स ऑफ बैठ सकते हैं लॉयर्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर ऑफ़ लॉयर्स का कोई कैप नहीं होता। जो भी बार एसोसिएशन का मेंबर है या जो भी उस एरिया में प्रैक्टिस करना चाहता है वो कर सकता है, जिसके पास भी वैलिड प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस है, ऑल इंडिया बार एग्जाम में जिसने वो पास किया वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो आप लॉयर बनने की कब और कैसे सोची आप? लॉयर बनने का तो ऐसा है कि मैंने 2011 में 12th पास की थी, तो उस टाइम पे जो
फ्लो था बच्चों का ज़्यादातर वो ये था कि या तो हम MBBS करेंगे या हम इंजीनियरिंग करेंगे। मुझे शुरू से ऐसा था कि इंजीनियरिंग तो मेरा कुछ ज़्यादा इंक्लिनेशन था नहीं, और MBBS तो मेरे फैमिली में 2-3 लोग कर रहे थे जिनको देख के मेरे को लगा कि ये तो लाइफ कोई ज़्यादा बढ़िया लाइफ नहीं है जी। मुझे शुरू से ये था कि काम करें तो ऐसा काम करें कि काम भी हो जाए साथ साथ हम, और जितने ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें वो भी पॉसिबल हो पाए। तो लॉ में मुझे ऐसा स्कोप लगा कि हम सोसाइटी की मदद भी कर सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं, तो इस हिसाब से मैंने लॉ को चूज़ किया। और फिर अभी प्रैक्टिस करते 7-8 साल हो गए, चल रहा है। कोई एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहते हो, ना कोई नया बंदा कर रहा हो लॉ और वो देखो, कोई भी नया बंदा अगर लॉ कर रहा है और वो ये चाहता है कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप पेशेंट रहें, है ना। एकदम से ये ना सोचें कि ऐसे जादू से चीज़ें मिल जाएंगी, हर काम में टाइम लगता है। अपने काम में लगे रहें और सिंसियरली लगे रहें तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। और तो क्या ही एडवाइस करनी है भाई, यूथ आजकल बहुत समझदार हो रहा है, अपने आप डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत नई चीज़ करने को मिली। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, इसको करते रहो और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जितने भी आप कर सकते हो उतने लोगों से आप मिलो और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट करो या इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाओ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू। थैंक यू।